नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरसीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो आरसीसी सब्जेक्ट है वो राजस्थान जेई के सिलेबस में शामिल है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे ही आरसीसी सब्जेक्ट समाप्त होगा हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिस्कस करेंगे। तो सो आप हमारे साथ बने रहें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, द अनसपोर्टेड लेंथ फॉर ए कॉलम बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट्स शुड नॉट एक्सीड टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम। फ्रेंड्स, लेटरल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम के केस में जो अनसपोर्टेड लेंथ होनी चाहिए वो 60 बी या 250 बी स्क्वायर अपान डी से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि कैंटिलीवर बीम के केस में ये वैल्यू 25 बी या 100 बी स्क्वायर अपान डी से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कॉलम के केस में जो अनसपोर्टेड लेंथ होनी चाहिए 60 टाइम बी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो कैंटिलीवर कॉलम होता है उस केस में ये वैल्यू 100 बी स्क्वायर अपान डी से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉलम्स में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ दियर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई। फ्रेंड्स, यदि किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ जो है उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से कम है तो उसको हम कॉलम को पीसीसी की मदद से बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल में जो रेनफोर्समेंट होता है वो 0.15% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन दिस इज अप्लीकेबल टू। फ्रेंड्स, कॉलम वह मेंबर होता है जिसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से अधिक होती है। और कॉलम के केस में हम जनरली पीसीसी और आरसीसी कॉलम जो होते हैं इसमें हम आई सेक्शन प्रीफर नहीं करते, क्योंकि इसेंट्रिक लोड की कंडीशन में वहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाता है, और पीसीसी और आरसीसी जो होते हैं ये टेंशन में वीक होते हैं। और जनरली हम कॉलम के लिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम सेल नॉट एक्सीड 200 mm, 250 mm, 300 mm, 20 टाइम्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। फ्रेंड्स, जो कॉलम होता है उसमें जो आउटर पेरीफेरी पर बार प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी जो मिनिमम जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 300 mm से किसी भी केस में अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिडक्शन फैक्टर सी आर टू लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल ई एंड विथ बी इज अप्लाइड एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, लॉन्ग कॉलम के केस में रिडक्शन फैक्टर सी आर यूज होता है। सी आर की वैल्यू 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपान 48 टाइम बी के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम के केस में होता है, और ये सर्कुलर कॉलम हो तो उस केस में जो वैल्यू होती है वो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपान 160 आई मीन के बराबर होती है। 160 और मिनिमम सर्कुलर कॉलम के केस में ये रिडक्शन फैक्टर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 300 × 300 mm reinforced concrete column is reinforced with 4 bars of 12 mm diameter. The diameter of lateral ties is 6 mm. The pitch of lateral ties shall be kept as। फ्रेंड्स, जो पिच होती है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 16 टाइम ऑफ हाई मेन बार या 300 mm
इन सभी में से मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है, तो यहाँ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 हो जाएगा। और 16 × 5 जब हम करेंगे तो 16 × 12 वो 192 हो जाएगा। ये 300 mm, तो जो 192 है ये मिनिमम वैल्यू है, यही इसकी पिच हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन coefficient ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड साइज 250 × 300 mm² इज। जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपान 48 टाइम बी होता है। बी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यहाँ पे बी का मान 250 हो जाएगा। एल इफेक्टिव को जब हम एम में लेंगे तो ये 4800 mm हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 1.25 माइनस 4800 अपान 48 इंटू 250, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 100, जो 100 में हम 250 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू 0.4 होगी। तो जब 1.25 में से 0.4 घटाएंगे तो ये वैल्यू 0.85 प्राप्त होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शार्ट कॉलम 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इन सेक्शन इज रेनफोर्स्ड विद 4 bars whose area of cross section is 20 square centimeter. If permissible compressive stress in concrete and steel are 40 kg per centimeter square and 300 kg per centimeter square, the safe load on the column should not exceed. फ्रेंड्स, यहाँ से जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और स्टील का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कंक्रीट का जो एरिया हो जाएगा वो 400 में से जब 20 घटाएंगे तो 380 हो जाएगा। तो लोड जो होता है वो स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होता है। कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस हमको पता है, तो यहाँ से जो लोड हो जाएगा सिग्मा सी कंक्रीट में जो स्ट्रेस है इंटू कंक्रीट का एरिया प्लस सिग्मा एस टी जो स्टील में स्ट्रेस और इंटू स्टील का एरिया। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइनली प्राप्त होगी लोड कैरिंग कैपेसिटी की वो 40 × 380 प्लस 300 × 20, ये वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो प्राप्त होगी 21,200 kg। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन एक्सीड। जो इफेक्टिव लेंथ और लेटरल डायमेंशन होता है, इनका जो रेशियो होता है उनको हम सिलेंडरनेस रेशियो जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये इसकी वैल्यू 3 से कम होती है तो उसे शॉर्ट कॉलम, 3 से 12 के बीच में होती है तो उसे मीडियम कॉलम, और 12 से अधिक होती है तो उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। इस केस में कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। 10, 20 और 15 है। यदि ये वैल्यू 12 होती तो उसे हम लॉन्ग कॉलम कंसीडर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, if the size of a column is reduced above the floor, the main bars of the column continuous bend inward at the floor level, stop just below the floor level and separate slab bar provided. All option are correct. फ्रेंड्स, यदि फ्लोर हो उसके नीचे से कॉलम प्रोवाइड किया गया हो और इस पर ऊपर कॉलम की साइड रिड्यूज हो जाए तो जो मेन बार होते हैं उनको कंटिन्यू अप किया जाता है। यदि वो कंटिन्यू अप नहीं होते हैं तो जो बार होते हैं वो फ्लोर लेवल पर ही अंदर बेंड कर दिए जाते हैं, या इनको फ्लोर लेवल से ही नीचे ही स्टॉप करके यहाँ पे एक्सटर्नल लैप बार प्रोवाइड किए जाते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm। फ्रेंड्स, जो लेटरल टाइज होते हैं उनका जो डाया होता है वो 5 मेन बार अपान 4 या 6 mm, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। 5 मेन बार जो है 16 mm है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 4 mm, और 6 mm इसमें 6 mm बड़ा है, तो जो लेटरल टाइज का डाया हो जाएगा वो 6 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइड बाय द फॉलोइंग कंसीडरेशन। द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम,
16 times the diameter of the smallest longitudinal reinforcing rods in the column, 48 times the diameter of transverse reinforcement. All option are correct. फ्रेंड्स, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग होती है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 16 टाइम 5 मेन बार या 48 टाइम जो उसमें लेटरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दिया जाता है उसके डाया के, इन दोनों में से तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके बराबर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोलेटेड सेक्शन फॉर टू वे शियर इन एन आइसोलेटेड स्प्लिट फुटिंग इज एट फेस ऑफ द कॉलम, डिस्टेंस 1.5 डी फ्रॉम कॉलम फेस, डिस्टेंस डी फ्रॉम कॉलम फेस, डिस्टेंस d/2 फ्रॉम कॉलम फेस। फ्रेंड्स, यदि इस तरीके से कोई फुटिंग हो, इसकी जो टोटल डेप्थ हो वो डी हो, तो इस केस में यदि इसका प्रोजेक्शन तरीके से हो तो जो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कॉलम के फेस पे, वन वे शियर के लिए कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे, और टू वे शियर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कॉलम फेस से d/2 डिस्टेंस पे होता है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस d/2 फ्रॉम कॉलम फेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन ए रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। फ्रेंड्स, यदि नंबर ऑफ कॉलम एक ही रो में हो तो उस केस में हम स्ट्रिप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि किसी पार्टिकुलर स्पेस में फुटिंग प्रोवाइड की जा रही हो और फुटिंग का एरिया उस टोटल एरिया के 50% से अधिक हो जाए तो उस केस में हम राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर ए स्प्लिट कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाय द प्लेन एट। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कॉलम फेस होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी फ्रॉम कॉलम फेस जो होता है वो वन वे शियर के लिए, और d/2 फ्रॉम कॉलम फेस जो होता है वो टू वे शियर के लिए क्रिटिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल्स द थिकनेस एट एज शैल नॉट बी लेस देन। फ्रेंड्स, यदि इस तरीके से कोई फुटिंग हो, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम एज डिस्टेंस कहते हैं। यदि फुटिंग सॉइल पर रेस्ट कर रही हो तो इस केस में ये जो वैल्यू होती है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि यही फुटिंग पाइल्स पर रेस्ट हो तो ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू वे एक्शन दैट इज पंचिंग शियर द कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस टाउ बी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, टाउ बी शुड बी लेस देन के एस टाइम टाउ सी, वेयर टाउ सी अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज एक्सप्रेस्ड एज। फ्रेंड्स, जो टाउ सी होता है वो WSM के अकॉर्डिंग 0.16 √FC के होता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जबकि LSM के केस में टाउ सी की जो वैल्यू होती है वो 0.25 √FC के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन RCC फुटिंग इज नॉट टू एक्सटेंड इन द प्लॉट ऑफ द नाइबरिंग हाउस द टाइप ऑफ फुटिंग प्रीफर्ड इज सेलुलर फ्लैट नॉट फुटिंग, इन्वर्टेड फ्लैट नॉट फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, जब RCC फुटिंग को बाउंड्री लाइन के आगे एक्सटेंड नहीं करना होता है तो उस केस में हम स्ट्रैप फुटिंग डिजाइन करते हैं। स्ट्रैप फुटिंग में हम दो कॉलम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जब दोनों कॉलम इक्वल होते हैं तो उस केस में रेक्टेंगुलर, और जब एक कॉलम पर लोड अधिक होता है तो उसे केस में हम ट्रोपेजाइडल सेक्शन डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर टू इक्वल कॉलम्स इज रिस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडॉप्टेड इज। फ्रेंड्स, जब फाउंडेशन की जो विड्थ होती है दोनों इक्वल कॉलम के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो तो उस केस में हम रेक्टेंगुलर डिजाइन करते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और यदि एक कॉलम पर लोड अधिक आ रहा हो तो उस केस में हम ट्रोपोजाइडल डिजाइन करते हैं। और
जो फुटिंग का शेप होता है वो इस तरीके से चूज किया जाता है कि जिससे जो रिजल्टेंट लोड हो वो फाउंडेशन के सीजी से क्रॉस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bottom bars under the columns are extended into the interior of the footing slab to a distance greater than 42 diameters from the center of the column, 42 diameters from the inner edge of the column, 42 diameters from the outer edge of the column, 24 diameters from the center of the column। फ्रेंड्स यदि कॉलम फुटिंग हो इसमें जो बार्स होते हैं वो कॉलम के आउटर एज से 42 टाइम्स फाई के बराबर एक्सटेंड किए जाते हैं। कॉलम के आउटर एज से होते हैं, ना कि सेंटर या इनर एज से। तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा आउटर एज से 42 डायमीटर्स एक्सटेंड करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग। द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज आल्सो कंसिडर्ड The self weight of the footing is also considered for calculating the upward pressure on footing. The self weight of the footing is not considered for calculating the area of the footing. None of these. फ्रेंड्स जब हम फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करते हैं उस केस में एरिया इक्वल टू सर्विस लोड प्लस वेट ऑफ फुटिंग अपॉन बियरिंग प्रेशर ऑफ सॉइल होता है। और यदि हमें वेट ऑफ फुटिंग फाउंड पता नहीं होता तो हम सर्विस लोड का 10% कंसीडर करते हैं। परंतु जब हम अपवर्ड प्रेशर फुटिंग पर कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम फुटिंग के सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए पाइल ऑफ लेंथ L carries a uniformly distributed load W per meter length is suspended at 2 points. The maximum bending moment at the center of pile or at the points of suspension is। फ्रेंड्स यदि किसी पाइल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो और ये 2 पॉइंट पर सस्पेंशन में हो, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/47 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि पाइल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो और ये 3 पॉइंट पर सस्पेंशन में हो, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/90 के बराबर होता है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो 1 पॉइंट पर सस्पेंशन में हो तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/8 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ P द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड B फॉर ए स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड A, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाई। यदि ये कोई कॉलम इसकी साइज जो है वो B है और इस कॉलम की जो साइज है वो A है, ये A है, तो ये जो डिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है कॉलम फेस होता है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो B-A/2 हो जाएगी। और इस पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कार्य करेगा वो इसके आधे डिस्टेंस पे, मतलब कि B-A/2 का 2 करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो P/B-A² पर यूनिट विड्थ के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। और टोटल जो मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग B हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, P/B-A/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल द स्टेम डिजाइन शियर फोर्स इज। यदि कोई एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल हो, इसके एक साइड में अर्थ फिलिंग हो और एक्टिव कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर कांस्टेंट होता है वो Ka होता है, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो एक ट्रायंगुलर बनता है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी Ka गामा H होगी, जो टोटल शियर फोर्स होगा ये ट्रायंगुलर के एरिया के बराबर होगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 1/2 Ka गामा H, और इसकी हाइट H हो तो इंटू H, तो जो शियर फोर्स होगा वो
के गामा एच स्क्वायर बाई 2 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन एन RCC staircase supported at both ends of the going is 4 meter and the total rise is 3 meter. The total uniformly distributed load is 10 kilonewton per meter square. The maximum moment would be। फ्रेंड्स जो राइज है 3 मीटर है और वो गोइंग 4 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 3, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ये यूडीएल के रूप में इस प्रकार करेगा, तो WL²/8 होता है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, W का मान 10 है, एल की वैल्यू 5 है, तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन 8। ये वैल्यू कैंसिल होगी थी, ये 4, ये 5, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1.25। यहाँ से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो 31.25 किलोन्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिजाइन मोमेंट इज। फ्रेंड्स ट्रायंगुलर एरिया फाइंड आउट होगा, इसका एरिया भी हमने कैलकुलेट किया था के ए गामा H²/2। ये बेस से H/3 पर कार्य करेगा, जो कि उसका स्टेम का डिजाइन मोमेंट होगा। तो जो स्टेम डिजाइन मोमेंट हो जाएगा के ए गामा H²/2 इंटू H/3, तो जो वैल्यू हो जाएगी के ए गामा H³/6 होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ब्रिक चिमनी इज स्टेबल इफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट लाइज विदिन द मिडिल थर्ड हाफ आइदर ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स यदि ब्रिक की चिमनी का जो रिजल्टेंट फोर्स हो उसके मिडिल थर्ड से पास होगा तो स्टेबल होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस केस में उसकी जो इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो, यदि उसकी विड्थ बी हो तो B/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम हेड रूम ओवर ए स्टेयर मस्ट बी। 200 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यदि कोई स्टेयर केस हो इस तरीके से, तो इसके बीच का जो मिनिमम हेड रूम होना चाहिए वो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी यूज फॉर हाइट्स मोर देन। फ्रेंड्स जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होते हैं वो 3 मीटर हाइट तक, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल 8 मीटर हाइट तक, और जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होते हैं वो 7 मीटर हाइट तक डिजाइन किए जाते हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के केस में 8 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच इज जनरली टेकन एज। फ्रेंड्स जो रिटेनिंग वॉल होता है यदि इसकी टोटल हाइट एच हो तो जो बेस होता है इसकी जो थिकनेस होती है वो H/10 से H/14 होती है, और जो बेस की उसकी विड्थ होती है वो 0.4 से 0.6 H के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो स्टेम होता है उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है 200 mm होती है, जबकि जो ये विड्थ होती है ये बेस विड्थ जो है उसकी 1/4 टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल्स। फ्रेंड्स जो काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल होते हैं वो 7 मीटर हाइट तक होते हैं। इसमें जो वर्टिकल स्लैब होता है उसको कॉन्टीन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है, और हील स्लैब को भी कॉन्टीन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है। और वर्टिकल स्लैब और जो हील स्लैब होते हैं इनको कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन नहीं किया जाता। इस केस में जो ऑप्शन ए और बी होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W is the weight of retaining wall, P is the horizontal earth pressure, the factor of safety against sliding is। यदि कोई रिटेनिंग वॉल हो इसका वेट W हो और इस पर जो हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर हो वो P हो, तो जो स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो μW/P। इसका मान हमेशा 1.5 के बराबर या बड़ा होना चाहिए।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। म्यू जो होता है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ़ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज। यदि कोई स्ट्रक्चर हो जिसकी लेंथ जितनी लेंथ हो उसकी स्टोरी हाइट भी सेम हो, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर होता है उसकी का जो स्ट्रेंथ होता है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन कंस्ट्रक्शन वाई आर द लिंटर्स प्रीफर टू आर्च। फ्रेंड्स, आर्चेस के ऊपर लिंटन को वरीयता दी जाती है क्योंकि जो आर्चेज होते हैं उनको मोर हेडरूम रिक्वायर होता है और इनके लिए बहुत ही स्ट्रांग अबेटमेंट की भी आवश्यकता होती है। आर्चेज विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये कथन गलत है क्योंकि आर्चेज भी लॉन्ग लास्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी और सी इन दोनों कारणों से आर्च की जगह लिंटन डिजाइन किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द लोड ऑन ए लिंटन इज एज्यूम्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द हाइट ऑफ मेसनरी अबव इट is up to a height of the effective span 1.25 times the effective span, 1.5 times the effective span, 2 times the effective span। फ्रेंड्स, यदि जो लिंटन होते हैं वो डोर और विंडो के ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, यदि इसका इफेक्टिव स्पान एच हो, इसके ऊपर जो हाइट होगी 1.25 एच हाइट तक जो बेट होता है ऊपर का उसको हम यूडीएल के रूप में कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसके ऊपर भी चिनाई की गई हो तो हम यूडीएल के रूप में बेट को ना कंसीडर करके उसका बेट ट्रायंगुलर बेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलर रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। फ्रेंड्स, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में श्रिंकेज के कारण लॉस होता है वो कंक्रीट में श्रिंकेज स्ट्रेन ECS और स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस केस में जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के प्रोडक्ट के बराबर होगा श्रिंकेज के कारण लॉस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो कंक्रीट में श्रिंकेज की वैल्यू होती है वो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के लिए अलग अलग होती है। जो प्री टेंशन होता है इस केस में जो ECS की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁻⁴ होती है, जबकि पोस्ट टेंशनिंग के केस में इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 10 बेस T+2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट इंक्रीज डिक्रीज डज नॉट चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। फ्रेंड्स, जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट होता है उसमें जो डायगोनल टेंशन होता है वो डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो प्री स्ट्रेसिंग की डिजाइनिंग होती है वो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSC स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स, जो PSC होता है इसका मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज होता है वो 1343 यूज होता है। फ्रेंड्स, IS कोड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कोड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फ्रेंड्स, ब्रिज, डैम और सिलोज, इन तीनों जगहों पे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की आवश्यकता होती है, जबकि आर्च में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आर्च होते हैं वो मेनली थ्रस्ट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जो आर्च होते हैं थ्रस्ट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जो इनका मेन पर्पज़ होता है वो थ्रस्ट को बियर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द टेंशनिंग सिस्टम में बी क्लासिफाइड इनटू 3, 5, 4, 2
फ्रेंड्स, जो टेंशनिंग प्रोसेस होता है उसको 2 टाइप कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होती है वो M40 यूज होती है, जबकि पोस्ट टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड की जो कंक्रीट होती है वो M30 यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में रेनफोर्समेंट दिया जाता है उसका मुख्य कार्य बॉन्ड स्ट्रेस को इंक्रीज करना, टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करना और कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करना होता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कल से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।